गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम करंट अफेयर्स की क्लास ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, यह आज का पहला टॉपिक है। यह टॉपिक जो है यह एक संस्था है, नाइट फ्रैंक। यह संस्था लंदन में है, यानी ब्रिटेन में है, और इसी संस्था ने एक रैंकिंग जारी की है जो कि 2021 की रैंकिंग है। इसी रैंकिंग के बेस पे अलग अलग देशों में जो मकान की कीमतों को लेकर जो औसत मूल्य है उसका आंकड़ा निकालते हुए और उस आंकड़े का विश्लेषण करते हुए यह एक इंडेक्स या सूचकांक तैयार किया है। इसी सूचकांक के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यह सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि यह जो सूचकांक तैयार किया गया है वह लंदन स्थित एक संस्था है जिसका नाम है नाइट फ्रैंक। इसी के द्वारा जून 2021 में यह रिपोर्ट जारी की गई है। भारत में वर्ष 2021 में इसमें गिरावट देखी गई। पहली तिमाही 2021 के पहली तिमाही के दौरान मकानों की कीमतों में गिरावट देखी गई है। कीमत में गिरावट देखी गई है और यह गिरावट के कारण इस इंडेक्स में 2020 की तुलना में 2021 में भारत की जो रैंकिंग है वो 12 रैंक नीचे चली गई है, 12 रैंक फिसल गई है। और 12 रैंक फिसल कर यह 43वें, जो कि 2020 में 43वां रैंक था, वही 2021 के प्रथम तिमाही में यह 55वां रैंक पे चली गई है। तो भारत की रैंकिंग ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में पिछले साल की तुलना में इस साल 12 रैंक नीचे गई है और इसी कारण यह 43 रैंक से खिसक के 55 रैंक पे चली गई। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, साल दर साल के आधार पे अगर कीमतों के मामले में मकान की कीमतों में सबसे ज़्यादा कहीं प्रतिशत वृद्धि हुई है तो वो है तुर्की। सबसे ज़्यादा तुर्की में मकान के कीमतों में औसत मूल्य में वृद्धि हुई, और यह कितनी वृद्धि हुई है? 32% की वृद्धि हुई। इसीलिए यह किस पे? शीर्ष रैंक पे, मतलब टॉप 1 पे यह तुर्की ही है। तो हमें यह याद रखना है कि तुर्की पहले रैंक पे है और उसके बाद दूसरा रैंक न्यूजीलैंड का आता है। दूसरा रैंक न्यूजीलैंड का आता है जहां लगभग 22.1% की मकानों में वृद्धि हुई। ठीक है, टर्की में 32% की वृद्धि थी। न्यूजीलैंड में इस इंडेक्स में हमने क्या देखा? 22.1% की वृद्धि हुई है। और तीसरे स्थान पे यूरोप का एक छोटा सा देश है लग्जमबर्ग, वो आता है। यहाँ भी मकान की कीमतों में 16.16% का इजाफा हुआ है, मतलब बढ़ोतरी हुई है। तो हम देखें तो यह इंडेक्स जो है पूरे दुनिया में के देशों में जो मकान की कीमतों में हुई वृद्धि है या गिरावट है उसके तरफ इशारा करता है और उसी के आधार पर यह रैंकिंग देता है। ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग हमने देख लिया कि 12 रैंक फिसल कर यह 43 से 55वें रैंक पे पहुंच गया है। फिर अगर शीर्ष देश के बारे में बात करें तो टर्की है जहां 32% की वृद्धि हुई है मकान के मूल्यों में। फिर न्यूजीलैंड है जहां 22.1% की वृद्धि हुई है। फिर है लग्जमबर्ग जो कि यूरोप का एक छोटा सा देश है, जर्मनी के पास, वहाँ 16.6% की वृद्धि हुई। ठीक है, अगर सबसे ये 56 देशों को लेकर यह इंडेक्स तैयार किया गया है। सबसे खराब रैंकिंग अगर निम्न प्रदर्शन करने वाला कोई देश है तो वो है स्पेन। स्पेन को 56वां रैंक दिया गया, मतलब सबसे पिछला रैंक किसी को। इसके बाद जहां मकान की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ बल्कि गिरावट हुआ है, 1.8% का
गिरावट हुआ। वैसे ही इंडिया के रैंकिंग में भी जो गिरावट आई है 12 रैंक की, क्योंकि जिसके कारण वो 2020 के 43 रैंक से आकर 2021 में 55 रैंक पे चला गया। तो इंडिया में भी मकान की कीमतों में 1.6% का गिरावट आया, इसीलिए यह 55वें स्थान पे आ गया, यानी पीछे से दूसरे नंबर। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। यही नाइट फ्रैंक जो संस्था है, इसी के रिपोर्ट के अनुसार अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने वर्ष 2005 के बाद से सबसे अधिक वार्षिक मूल्य में वृद्धि प्राप्त की है, जिसमें वार्षिक जो वृद्धि है वो 13 यूएस की 13.2%। तो हमें इसका भी याद रखना है। लेकिन खास तौर से टॉप जो 3 देश हैं जिसका हाउस प्राइस इंडेक्स में रैंक 1, 2, 3 है, उसको याद रखना है। फिर इंडिया की रैंकिंग को याद रखना है, और पिछले वर्ष की तुलना में इसकी तुलनात्मक रैंकिंग याद रखना है कि पिछले वर्ष 43 पे था, इस बार 55 पर हो गया। 1.6% मकान के मूल्य में गिरावट आई है, इसी कारण यह 12 रैंक पीछे चला गया। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश अभी स्पेन को इसमें दिखाया गया, ठीक है। तो आपको अगर कोई प्रश्न इससे पूछा जा सकता है तो यही पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको इसको ध्यान रखना है। दूसरा जो रिपोर्ट है वो है वैश्विक शांति इंडेक्स या ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक या ग्लोबल पीस इंडेक्स, यह 2021 का इंडेक्स है। इसको भी देख लेते हैं क्योंकि इससे फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह पीसीएस के इंडेक्स जो है, अलग अलग तरह के इंडेक्स जो है, ये पीसीएस का फेवरेट पार्ट है। तो यहाँ से प्रश्न 1, 2 या 3 पूछे ही जाते हैं, तो इसको हमको ज़रूर देखना है, ठीक है। यह जो इंडेक्स तैयार किया गया है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा तैयार किया गया है, जो कि सिडनी में है। सिडनी में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, जो कि सिडनी में। इसी के द्वारा यह जून 2021 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया, ठीक है। इस रिपोर्ट को दुनिया के 163 देश जो कि स्वतंत्र हैं, 163 देशों को लेकर और उनके राज्यों को आधार बना के इस वैश्विक सूचकांक को जारी किया गया। यह सूचकांक जो है शांति के रुझानों को, इसके आर्थिक मूल्यों को और शांतिपूर्ण समाज को कैसे विकसित किया जाए, इस पर अब तक का सबसे विस्तृत एक डेटा एनालिसिस होता है। और उसी डेटा एनालिसिस के आधार पर यह जो संस्था है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इन्हीं मापदंडों या इन्हीं डेटा का विश्लेषण करके यह इंडेक्स जारी किया। तो आप समझ गए कि किस तरह से इस इंडेक्स को जारी किया गया है। इस सूचकांक को बनाने में शांति के रुझान, इनके आर्थिक मूल्य और शांतिपूर्ण समाज का विकास कैसे किया जाए, इन सब का डेटा इकट्ठा करके उसका विश्लेषण करके फिर इस इंडेक्स को जारी किया गया। और इसमें 163 देशों को शामिल, मतलब क्या है, 163 देशों के इन सारे पैरामीटर को चेक फिर उसका डेटा एनालिसिस हुआ। इस सूचकांक का जो मुख्य विषय है वो है एक जटिल विश्व में शांति का मापन। मतलब जो थीम है वो थीम क्या है, एक जटिल विश्व में शांति का मापन। आप जानते भी होंगे कि विश्व के प्रत्येक कोने या कंटिनेंट में कोई ना कोई ऐसा हिस्सा है जहां अशांति फैली हुई है, चाहे वो आतंकवाद के कारण हो या गृह युद्ध के कारण हो या मार्शल लॉ के कारण हो या एक दूसरे के पड़ोसी देशों के बीच आपस में होने वाले संघर्ष के कारण हो। इस तरह की अशांति आती रहती है, शांति भंग होती रहती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर इस इंडेक्स को देखें काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। 163 देश इसमें शामिल हैं। यहाँ यह जो इंडेक्स है इसमें यहाँ इस इंडेक्स में पहला जो रैंक है वो पहला रैंक एक यूरोपीय देश है जिसका नाम है आइसलैंड। आइसलैंड, इस आइसलैंड को दिया गया, ठीक है। यह शीर्ष स्थान रखता है और आज ही से नहीं, 2008 से यह शीर्ष स्थान। वही अगर एशियाई देश की बात करें तो अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष
दुनिया का सबसे अशांतिपूर्ण देश है, मतलब सबसे ज़्यादा अशांत देश अफगानिस्तान है। मतलब यह 163वां रैंक होल्ड कर रहा है और यह पहला रैंक होल्ड कर रहा है, फर्स्ट। मतलब सबसे शांत देश है आइसलैंड, जो कि यूरोप में है, और आज ही से नहीं कई सालों से इस रैंक या फर्स्ट रैंक होल्ड किए हुए। और सबसे अशांत देश अपना एशिया का एक देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान। अब जानते हैं ये तालिबान से संघर्ष के कारण, पाकिस्तान से अच्छे संबंध नहीं होने के कारण यहाँ एक अस्थिरता है और आए दिन यहाँ आतंकवादी हमले होते रहते हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा अशांति। तो इसीलिए यह अफगानिस्तान जो है इस पीस इंडेक्स में, शांति सूचकांक में सबसे पिछले पायदान पे, और वही आइसलैंड सबसे पहले पायदान। इसी सूचकांक में भारत जो है 2020 की अपनी रैंकिंग में 2 स्थान का सुधार करके अब यह 135वां रैंक होल्ड करता है शांतिपूर्ण देशों के सूची में। यानी पिछली बार 137 रैंक था 2020 में इंडिया का, और इस बार 135 रैंक। तो ये याद रखना जरूरी है। 2021 में इंडिया का जो रैंक है वो 135 है और 2020 में यह कितना था, 137 था। मतलब 2 रैंक का सुधार हुआ है, 2 रैंक का सुधार हुआ है। यह ध्यान देने योग्य बात है। लेकिन फिर भी अगर 163 देशों की रैंकिंग में 135 रैंक पे है तो ओवरऑल इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, क्योंकि यह 100 देशों से भी पीछे है 135वें रैंक पे। अभी इसमें सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। तो इस तरह के इंडेक्स जो हैं वो लगातार देशों को इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि शांति की स्थापना में, चाहे वो पड़ोसी देशों के लेकर संघर्ष हो, किसी मुद्दे पे विवाद हो, या आतंकवाद जैसी समस्या हो, इंडिया में नक्सलवाद जैसी भी समस्या है, तो इस तरह के समस्या का समाधान करने के लिए जो सरकार है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसको प्रेरित करते हैं ताकि वो शांति सूचकांक को अपने देश में बेहतर बना सके। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और यह कई सालों से इस तरह की रैंकिंग जारी होती रही है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं पिछले कई एग्जाम्स में, तो हमको याद रखना। अगर हम टॉप 5 देश के बात करें जो कि इस वैश्विक शांति सूचकांक में टॉप 5 जो देश हैं, उसमें पहला तो मैंने बता दिया आइसलैंड है, दूसरा है न्यूजीलैंड, ठीक है, दूसरा न्यूजीलैंड है, तीसरा डेनमार्क है, पुर्तगाल है, डेनमार्क और पुर्तगाल है। ठीक है, और 5वां जो है स्लोवेनिया है, 5वां स्लोवेनिया है। ये एटलीस्ट ये 5वां जो है वो स्लोवेनिया है। और एटलीस्ट आपको टॉप 3 देशों का रैंकिंग जरूर याद रखना है, क्योंकि कई बार यह रैंक सेट करने के लिए भी दे देता है। ऐसा नहीं पूछेगा कि टॉप जो वैश्विक सूचकांक है, शांति सूचकांक है, उसमें टॉप पे कौन सा देश है। हो सकता है टॉप 3 पूछ दे या टॉप 5 पूछ दे। तो आपको ऐसे भी याद रखना है कि पहले रैंक पे आइसलैंड है, दूसरे पे न्यूजीलैंड, फिर डेनमार्क, फिर पुर्तगाल, फिर स्लोवेनिया। अगर इस रैंकिंग में पीछे से या सबसे खराब स्थिति वाले टॉप 5 देश की बात करें तो हमने क्या देखा था। पहला अफगानिस्तान था और पहला अफगानिस्तान था, दूसरा जो है वो यमन है, फिर सीरिया है, फिर दक्षिण सूडान है। यमन, तीसरा सीरिया, फिर दक्षिणी सूडान जो कि अफ्रीका का एक देश है, और फिर 5वां रैंक इराक का आता है। तो यह टॉप 5 जो सबसे शीर्ष के जो देश हैं, टॉप 5 जो देश हैं वो याद रखना, और सबसे निचले क्रम पे जो 5 देश हैं वो आपको याद रखना, क्योंकि इसी से प्रश्न बनने की संभावना। ऐसे ही
क्रम से पूछा जा सकता है। तो आपको इसी तरीके से याद रखना। अगर इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों में भूटान और नेपाल दक्षिणी एशिया में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान, मतलब दक्षिणी एशिया के आधार पर अगर रैंकिंग तय की जाए तो उस आधार पे पहले स्थान पे और दूसरे स्थान पे कौन है? भूटान और नेपाल है, अपना पड़ोसी देश। यहाँ दक्षिण एशिया में सबसे शांत देशों की सूची में ये पहले और दूसरे रैंक पे आते हैं। ठीक है, वही बांग्लादेश वैश्विक रैंकिंग पे 91 स्थान पे आता है, यानी इंडिया से तो बेहतर ही है इस देश की स्थिति। अगर वैश्विक सूचकांक की बात करें, इस इंडेक्स की बात करें तो ठीक है। फिर श्रीलंका भी 95 स्थान पे आता है। पाकिस्तान की स्थिति इंडिया से भी खराब है, पाकिस्तान 158 रैंक पे आता है, मतलब इंडिया के 135वें रैंक से भी बुरी स्थिति है। बाकी पड़ोसी जो देशों की स्थिति है शांति सूचकांक के मामले में वो इंडिया से बेहतर है। ठीक है, जैसा कि हमने बांग्लादेश को भी देख लिया 91 रैंक, भूटान और नेपाल को भी देख लिया, तो यह बेहतर कंडीशन में। ठीक है, अब अगला जो इंडेक्स है उसकी बात करते हैं। अगला इंडेक्स जो है वो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक है, यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक है या सूचकांक। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह जो सूचकांक है वह IMD के द्वारा बनाया जाता है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। IMD के द्वारा यह सूचकांक बनाया जाता है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा बनाया जाता है। और यह जो 2021 में, जून 2021 में इस इंडेक्स को जारी किया गया। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है ये विश्व की प्रतिस्पर्धा सूचकांक है। ठीक है, इस सूचकांक में भारत लगातार तीसरे वर्ष जो है वो 64 देशों की सूची में, यानी इसमें 64 देश को शामिल किया गया है। इस 64 देशों की सूची में इंडिया की जो रैंकिंग है वो इंडिया की रैंकिंग को आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। यह 43वां रैंक होल्ड करता है, 64 देशों में 43वें स्थान। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई दिल्ली ने शासन में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, यही कारण है कि लगातार तीसरे वर्ष यह 43वें स्थान पे बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि यह वैश्विक सूचकांक जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, और इस सूचकांक में जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है इसमें भारत जो है वो 43वें स्थान पे आता है। इस सूचकांक में जो शीर्ष पोजीशन पे है, फर्स्ट रैंक पे है, वो है स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड है। या स्विट्जरलैंड जो है वो पहले रैंक पे आता है, फिर दूसरे पे स्वीडन आता है और तीसरे पे डेनमार्क आता है। आपको ये टॉप 3 देशों के नाम याद रखना है। ठीक है, डेनमार्क के बाद नीदरलैंड, फिर सिंगापुर आते हैं, लेकिन आपको ये टॉप 3 देश का नाम याद रखना है जो कि इस विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में शामिल है। ठीक है, ये टॉप के 3 देश है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मामले में स्पर्धा को मापने के लिए या मापने वाले इस सूचकांक में दुनिया के जो 64 देश है, ये भी आपको याद रखना है, इस 64 देश को शामिल किया। ठीक है, इस सूचकांक में दुनिया के देशों की जो तरक्की है, तरक्की करने, प्रतिभा को अपने साथ बनाए रखने और आकर्षित करने की उनकी क्षमता के आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया गया है। मतलब क्या है कि कौन सा देश तरक्की कैसे कर रहा है, नए नए प्रतिभाओं को या टैलेंट्स को कैसे अपने साथ जोड़ के रखता है, कैसे उसको अट्रैक्ट करता है और उनकी क्षमता का प्रयोग किस आधार पर करता है, इसी को ध्यान में रख के इस इंडेक्स को, विश्व प्रतिस्पर्धा इंडेक्स को तैयार किया गया। इस सूचकांक में पहले रैंक पे स्विट्जरलैंड है,
दूसरे पे स्वीडन है और तीसरे पे डेनमार्क है। चौथे पे मैंने बताया था नीदरलैंड और फिर पांचवें पे सिंगापुर था। आपको ये टॉप 3 या 4 देशों के नाम याद रखना, ठीक है। इसी सूचकांक में यूएई जो है वो 9वें नंबर पे है और अमेरिका जो है वो 10वें नंबर पे। यूएई जो है वो 9th रैंक है और यूएस जो है यह 10th रैंक पे है। तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वही फिर ब्रिटेन जो है वो 18th रैंक पे है। ये कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। यह जो वार्षिक रैंकिंग है वो 4 मापदंडों पे आधारित है और वो 4 मापदंड क्या है? एक तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है, यानी आर्थिक प्रदर्शन किस तरह से हो रहा है। दूसरा सरकारी दक्षता, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, कितना दक्ष है नीति को लेके, निर्माण को लेके, प्रतिभाओं के टैलेंट को यूज करने के लेके, ये महत्वपूर्ण होता है। तो पहला पैरामीटर आर्थिक प्रदर्शन है, दूसरा सरकारी दक्षता है, तीसरा व्यावसायिक दक्षता है और चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी बुनियादी ढांचा का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है ताकि वो देश आर्थिक तरक्की कर सके। इसको ध्यान में रखते हुए इन 4 पैरामीटर का यूज करके यह वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक को जारी किया गया है। तो आपको ये सारे इस तरह से पूछा जा सकता है, इंडिया की रैंकिंग, फिर टॉप 3 देशों की रैंकिंग, या ये पूछा जा सकता है कि ये 4 मापदंड कौन कौन से हैं जिसको आधार बना के विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया गया है। तो एक है आर्थिक प्रदर्शन, दूसरा सरकारी दक्षता, तीसरा व्यावसायिक दक्षता और चौथा बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। इसको बेस बना के इस इंडेक्स को तैयार किया गया, ठीक है। तो इसी तरीके से इस पर प्रश्न बनाए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है उस पर देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है कि विश्व के जो परमाणु हथियार है इसको लेके एक रिपोर्ट जारी किया गया और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? सिप्री के द्वारा। सिप्री, इसको सिप्री रिपोर्ट भी कहते हैं। सिप्री रिपोर्ट 2021, यह परमाणु हथियार को लेकर यह से संबंधित रिपोर्ट है। यह इस तरह से प्रश्न इस पे बन सकता है कि सिप्री रिपोर्ट जो है वो तो किस तरह के चीज़ों से जुड़ा हुआ रिपोर्ट है। तो यह विश्व के परमाणु हथियारों से जुड़ा हुआ रिपोर्ट है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यही है सिप्री का फुल फॉर्म। स्टॉकहोम, ठीक है, सॉरी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह इसी ने अपना ईयर बुक 2021 को जारी किया है और इसी में परमाणु हथियारों को लेके, विश्व के परमाणु हथियारों या विश्व के परमाणु हथियारों के गतिविधियों को लेके, इसके निर्माण को लेके एक रिपोर्ट जारी की गई। इसी रिपोर्ट के अनुसार परमाणु शक्ति संपन्न देश जो है वो परमाणु हथियारों को पहले से अधिक घातक बना रहे हैं। हालांकि परमाणु बम की संख्या घटी है, संख्या जो है वो घटी है, लेकिन जो मारक क्षमता है, जो तीव्रता है, जो घातकपन है वो बढ़ा है, ठीक है। यह इस रिपोर्ट में कहा गया है। भारत, पाकिस्तान, चीन लगातार अपने परमाणु हथियारों में वृद्धि कर रहे हैं, यानी इंडिया, पाक और चाइना अपने परमाणु हथियारों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। हालांकि जो बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, जो परमाणु संपन्न हैं, जैसे अमेरिका और रूस, उन्होंने अपने यहाँ परमाणु हथियारों की संख्या गिराई है। हाँ, उन्होंने परमाणु शक्ति संपन्न जो देश हैं उनके यहाँ घातक परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल परमाणु हथियारों की संख्या रूस और अमेरिका में घटा है, ठीक है। विगत एक वर्ष में चीन ने 30, पाकिस्तान ने 5 और भारत ने 6 परमाणु बम बनाए हैं, ये इस रिपोर्ट में बताया गया। वहीं उत्तर कोरिया ने पिछले वर्ष की तुलना में 10 परमाणु बम बनाए हैं। मतलब क्या है, यहाँ परमाणु बम की संख्या बढ़ी है। इंडिया में बढ़ी है, कितना बढ़ा है? 6 परमाणु बम बढ़ा है।
ठीक है। वैसे ही चीन में 30 बढ़ा है और पाकिस्तान में 5 बढ़ा है। अगर उत्तरी कोरिया की बात करें, यूके की बात करें, तो यहाँ 10 परमाणु बम की संख्या बढ़ी है। यानी ये जो देश हैं, यहाँ जो परमाणु शक्ति संपन्न देश है, ये इनके यहाँ परमाणु बम की संख्या बढ़ी है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 2020 की तुलना में 2021 में परमाणु बमों की संख्या में कमी आई है। वैसे ही रूस में भी परमाणु बमों की संख्या में कमी आई है। लेकिन चीन में, ब्रिटेन में, भारत में, पाकिस्तान में, ठीक है, यहाँ परमाणु, या उत्तरी कोरिया, यहाँ परमाणु बम की संख्या में वृद्धि आई है। हाँ, इजराइल और फ्रांस में इस रिपोर्ट के अनुसार इजराइल और फ्रांस में इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में जितना परमाणु बम थे वही 2021 में भी उतना ही परमाणु बम। तो बहुत सारे देशों में इसकी संख्या बढ़ी है और जो सबसे शक्तिशाली देश हैं परमाणु संपन्नता के मामले में, अमेरिका और रूस, वहाँ इसकी संख्या घटी है। हालांकि ये इनकी परमाणु बम की संख्या ऑलरेडी बाकी देशों की संख्या से बहुत ज़्यादा है। जैसे अमेरिका का जो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 5500 परमाणु बम है, वही रूस के बारे में बताया गया है कि 6200 परमाणु बम है अभी भी। पिछले साल अमेरिका में जो 5800 था वो 2021 में घट के 5500 हो गया परमाणु बम की संख्या। वही रूस में जो पहले 6375 था वो घट के 6255 हो गया। तो इस तरह से रूस और अमेरिका में तो घटा है, लेकिन फिर भी वो बाकी देशों की तुलना में उस देश के पास बहुत ज़्यादा परमाणु बम। इसी को लेके यह सिपरी रिपोर्ट जारी की गई। तो यह रिपोर्ट किससे जुड़ा हुआ, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको इसको याद रखना, ठीक है। परमाणु बम की कुल संख्या में जैसा कि मैंने बताया कि कमी आई है, लेकिन इसकी तीव्रता में, घातकपन में तेज़ी से वृद्धि हुई। यह इस रिपोर्ट में क्या है। हो सकता है 1, 2, 3 करके इस रिपोर्ट के 3-4 बातें बताए और पूछे कि कौन सा बात सही है और कौन सा गलत है। तो इसीलिए इसको इस तरीके से डिटेल में हमने देख लिया, ताकि अगर इस पर 2-3 तरह के भी सवाल बने तब भी हमसे गलती ना हो, ठीक है। अब आते हैं कहाँ, इजराइल को लेकर। इजराइल में वहाँ जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री चेंज हुए। हम ये जान लेते हैं कि नए प्रधानमंत्री जो है वो नफ्ताली बेनेट है। क्या है? नफ्ताली बेनेट है। पहले कौन थे? पहले थे बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। अब क्या है? नफ्ताली बेनेट। यह नफ्ताली जो बेनेट है वो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा वाले नेता है, ठीक है। और इन्होंने ही जून 2021 में वहाँ के पीएम पोस्ट के लिए शपथ ली। यानी बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल या सरकार का अंत होने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू पिछले 12 साल से वहाँ पीएम थे। उन्हीं की सरकार के जाने के बाद यह उग्र राष्ट्रवादी नेता नफ्ताली बेनेट जो है वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये सवाल सीधे सीधे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इजराइल के वर्तमान जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है, ठीक है। ऐसे सीधे पूछा जाए। या पिछली सरकार के जो पीएम थे उनका नाम क्या था, जो लगातार पिछले 12 वर्षों से वहाँ पीएम थे, तो बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। यह नफ्ताली की सरकार जो है यह 8 दलों से मिलकर बनी है। 8 दल से मिलकर बनी है। मतलब क्या है? यह गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार। एक चीज़ और बताएं, बहुमत सिद्ध करने के लिए जो वहाँ की संसद है, वहाँ की संसद में बहुमत सिद्ध करने के लिए, वहाँ की संसद में बहुमत सिद्ध जब वोटिंग हुआ बहुमत के लिए, तो जो नफ्ताली की गठबंधन की का पार्टी था उसको 60 वोट मिले, और जो नेतन्याहू के पार्टी का गठबंधन था उसको 59 मत मिले। मतलब क्या है? जो वहाँ का संसद है जिसको निसेट कहा जाता है,
वहाँ के संसद को क्या कहा जाता है? निसेट कहा जाता है। इजरायली संसद को क्या कहा जाता है? निसेट कहा जाता है। इस निसेट के में टोटल संख्या जो है 120 की है, जिसमें जो नेफ्ताली है, नेफ्ताली ने 8 पार्टियों के गठबंधन का नेतृत्व संभाला और उसी के ये पीएम बने। तो इसको मिला 60 सीट बहुमत में, और जो नेतन्याहू हैं उनको 59 मत प्राप्त हुए, और 1 मत के अंतर से नेफ्ताली जो है वो पीएम बन गए, और नेतन्याहू जो 12 साल से सत्ता में थे वो बाहर चले गए। तो आप समझ सकते हैं 1 मत कितना इम्पोर्टेंट होता है। इस नई सरकार का जो गठन हुआ है वो धूर दक्षिणापंथी, वामपंथी, मध्यम मार्गी, उदारवादी, अरब पार्टी, इस तरह के अलग अलग पार्टियों से मिलके हुआ। ये 8 पार्टियां मिलके इस तरह नेफ्ताली बेनेट के नेतृत्व में सरकार का निर्माण किया। इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे नेतन्याहू, जो कि अब 70-72 साल के हो चुके हैं। उनका शासन खत्म कर दिया गया, और ये सारी अलग अलग पार्टियां जैसे धूर दक्षिणापंथी, वामपंथी, मध्यम मार्गी, उदारवादी, अरब पार्टी, सब अपने अपने मतभेद भुलाकर नेतन्याहू के पार्टी को, गठबंधन वाली सरकार को संसद में बहुमत से हराए हैं। केवल एक बहुमत से, जहां नेतन्याहू को 59 मत प्राप्त हुए, यही नेफ्ताली वाले गठबंधन को 60 मत प्राप्त हुए। तो आपको ये याद रखना, ठीक है। जो निसेट या जो वहाँ की संसद है उसका जो अध्यक्ष जो चुना गया है वो है मिक्की लेवी संसद अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। ये हमें याद रखना है। यह टोटल निसेट के टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है ये भी याद रखना है, क्योंकि इस तरह से प्रश्न हो सकता है करंट अफेयर से ना पूछते के इसी तरह के प्रश्न पूछे गए, तो आपको याद रखना है। इसमें 120 सदस्य है, ठीक है। और नेतन्याहू की जो पार्टी थी वो पार्टी थी लिकुड पार्टी, और जो नेफ्ताली की पार्टी है उसका नाम है यामना पार्टी, और इसको मात्र 7 सीट, 7 ही सांसद इसके पास थे। लेकिन गठबंधन की सरकार में इसी ने नेतृत्व किया और इसी पार्टी के नेफ्ताली पीएम चुने गए, ठीक है। तो गठबंधन की सरकार में कम सीट भी हो, कम सांसद भी आपके पास हो, तो भी आप पीएम बन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो और ये नेफ्ताली जो है अगले 2 साल के लिए पीएम बने हैं, 2 साल के लिए पीएम बने हैं। और यानी ये जो टॉपिक है इस पे सीधे सीधे पीएम का नाम पूछा जा सकता है, पुराने पीएम का नाम पूछा जा सकता है, पुराने पार्टी का नाम पूछा जा सकता है, निसेट से सवाल पूछा जा सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल इस पे बन सकते हैं। इसीलिए हम इसके कई सारे फैक्ट को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इससे अलग अलग तरह के प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब अगला जो रिपोर्ट है उस पर बात करते हैं। ये रिपोर्ट है कोर्सेरा का ग्लोबल स्किल रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है वो कोर्सेरा का ग्लोबल स्किल रिपोर्ट, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट। यह ग्लोबल स्किल रिपोर्ट जो है वो कोर्सेरा के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। और इसमें इंडिया का जो रैंक है वो रैंक इम्पॉर्टेंट है कि वह 67वें रैंक पे आया है। इसके मामले में ग्लोबल स्किल के मामले में इंडिया को वैश्विक स्तर पर 67वें रैंक मिला, ठीक है। और यही प्रश्न मेन बन सकता है इस पर, इसीलिए इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह रिपोर्ट 3 श्रेणियों में, व्यवसाय, टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस में कौशल दक्षता का मापदंड है।
ठीक है। और इसी को बेस बना के इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। जो 3 मापदंड है, पहला है व्यवसाय, दूसरा क्या है, दूसरा है प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी, और तीसरा है डेटा साइंस या डेटा विज्ञान। डेटा विज्ञान, इन तीनों मापदंडों को आधार बना के इस रिपोर्ट को जारी किया गया। स्किल रिपोर्ट 2021 में शीर्ष के जो 3 देश हैं उसमें टॉप 3 जो देश हैं उसमें पहला है स्विट्जरलैंड, और दूसरा है लग्जमबर्ग, और तीसरा है ऑस्ट्रिया वर्ग, और तीसरा है ऑस्ट्रिया। यह टॉप 3 देश हैं जो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में फर्स्ट 3 रैंक पे आते हैं। और यह रैंक की श्रेणी किस आधार पर तैयार की गई? व्यवसाय, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, और डाटा साइंस यानी डेटा विज्ञान, इसको किया गया है। भारतीय शिक्षार्थियों के पास क्लाउड कंप्यूटिंग में 83%, मशीन लर्निंग में 52% और गणितीय कौशल में 54% जैसे डिजिटल कौशल जैसी उच्च दक्षता प्राप्त है। अभी देश में डिजिटल कौशल में सुधार की आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि डेटा विश्लेषण और सांख्यिकीय प्रोग्रामिंग यानी स्टैटिकल प्रोग्रामिंग में केवल 25% और 15% कौशल दक्षता की ही रैंकिंग प्राप्त है। यानी अभी इंडिया को इस ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में बेहतर रैंक पाने के लिए बहुत सारे फ्रंट पे अच्छा काम करना होगा। जैसे कि डेटा विश्लेषण में इंडिया की रैंकिंग इंडिया को केवल 25% पॉइंट मिले हुए हैं। वही स्टैटिकल प्रोग्रामिंग में इंडिया को 15% रैंक अंक मिले हुए हैं। तो इस 25% और 15% को और बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि बहुत कम है। अगर इस पे इंडिया अच्छा काम करे तो यह रैंकिंग में और बेहतर पोजीशन प्राप्त कर सकता है, और यह जो 67 रैंक है उसको और बेहतर बना सकता है, ठीक है। तो इस आधार पे हम ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं इंडिया को ये प्रेरित करता है कि हम अपने ग्लोबल स्किल को बेहतर बनाएं, ताकि दुनिया में जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो आज के ज़रूरत के हिसाब से, जैसे डेटा एनालिसिस, स्टैटिकल प्रोग्रामिंग, डिजिटल गणितीय कौशल, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर क्लाउडिंग, इस तरह के जो टेक्नोलॉजी है, इसमें जो दक्षता है उसको और बेहतर बना के विश्व की मार्केट के ज़रूरतों के हिसाब से इंडिया अपने ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर बना सकता है और इस ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में और बेहतर रैंकिंग पा सकता है। तो यह रैंकिंग से जुड़ा हुआ जो रिपोर्ट है वो इंडिया को और प्रेरित करता है, उसको एक अलग से डेटा देता है कि आप कहाँ कहाँ बेहतर काम करके अपने रैंक को, अपने ह्यूमन रिसोर्स को और बेहतर बना सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको बिना पैसे खर्च किए, बिना मेहनत किए इस तरह के फीडबैक मिल जा रहे हैं, ताकि आप अपने देश के जो दक्षता है, स्किल दक्षता है, उसको बेहतर कर सकें, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। क्यूएस वर्ल्ड सिटी रैंकिंग 2022। यह जो रैंकिंग है वो लंदन की एक संस्था है जिसका नाम है क्वाकवेरेली साइमंड्स, जिसको क्यूएस बोलते हैं, क्वाकवेरेली साइमंड्स। इसी संस्था ने जून 2021 में एक क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की, और इस रैंकिंग में टॉप 200 देशों में इंडिया के 3 संस्थानों को स्थान मिला है। वो 3 संस्थान, इंडिया के 3 संस्थानों को रैंक मिला है। पहला है आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। दूसरा है आईआईटी बॉम्बे को 177वां स्थान मिला है या रैंकिंग मिला है। दूसरा
आईआईटी दिल्ली, जिसको आईआईटी दिल्ली, जिसको 185 रैंक मिला है। और तीसरा कौन है? आईएससी बेंगलोर, आईएससी बेंगलुरु, इसको 186 रैंक मिला है। मतलब टॉप 200 में, यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 200 में 3 ही संस्थान भारत के शामिल किए गए हैं। पहला है आईआईटी बॉम्बे, जिसको 177 रैंक मिला है। दूसरा है आईआईटी दिल्ली, जिसको 185 रैंक मिला है। और तीसरा है आईएससी बेंगलोर, जिसको 186 रैंक मिला। ये हमें याद रखना है, ठीक है। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 1000 में 22 इंस्टीट्यूट, इंडिया के 22 इंस्टीट्यूट को रैंक मिला। ये टॉप 200 में 3 को मिला था और टॉप 1000 में मात्र 22 को मिला। तो ये भी देखने योग्य बात है कि हमारा यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड के रैंकिंग में या वर्ल्ड के पैरामीटर पे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये हमें आसानी से अंदाज़ा लग जाता है। तो ये रिपोर्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इस तरीके से ये प्रश्न बन सकते हैं। अगर इस क्यूएस रिपोर्ट को देखें तो टॉप की यूनिवर्सिटी हैं, उसमें MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ पे है? यह अमेरिका में है। इसको फर्स्ट रैंक मिला है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा रैंक जो मिला है वो ऑक्सफोर्ड को मिला है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इसको दूसरा रैंक मिला। और तीसरा रैंक जो मिला है स्टैनफोर्ड, ये ऑक्सफोर्ड जो है ये ब्रिटेन में है। और तीसरा रैंक मिला है 2 देशों, 2 यूनिवर्सिटी को। एक है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका का, और दूसरा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ब्रिटेन का। तो तीसरा रैंक स्टैनफोर्ड जो कि यूएस में है, प्लस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि ब्रिटेन में। तो ये आपको याद रखना है। हाँ, इसके बाद 5वां रैंक जो मिला है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है। तो इस तरीके से टॉप जो 3 रैंक है वो MIT को, ऑक्सफोर्ड को, फिर तीसरा रैंक 2 यूनिवर्सिटी को दिया गया, स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज को। इंडिया के जो टॉप 200 में जो 3 इंस्टीट्यूट है, आईआईटी बॉम्बे जिसको 77वां रैंक है, आईआईटी दिल्ली जिसको 185 रैंक है, और आईएससी बेंगलोर जिसको 186 रैंक मिला। ये आपको याद रखना है। किसकी रैंकिंग में? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो इससे प्रश्न पूछे गए हैं पहले, तो इसीलिए इस रैंकिंग को हमको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है जो सुरक्षा परिषद है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्था है। उस सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्यों को शामिल किया गया। इसके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि इस पे प्रश्न बनते रहे हैं और सुरक्षा परिषद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इसके जो भी सदस्य नए बनते हैं उसका ध्यान रखना हमारे लिए ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में ये जो सत्र हुआ था, उस सत्र के दौरान जून 2021 में इस सत्र को बुलाया गया। इसमें अल्बानिया को, ब्राज़ील को इसमें सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल या यूएन की संस्था है, इसी में 5 अस्थायी सदस्यों को शामिल किया गया। और ये 5 अस्थायी सदस्य कौन है? अल्बानिया है, ब्राज़ील है, गैबोन है, अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, ठीक है, और घाना और यूएई को, घाना और यूएई को शामिल किया गया। इन 5 देशों को अस्थायी देश के तौर पे, अभी हम बात करेंगे अस्थायी देश और अस्थायी देश के बारे में। यह सिक्योरिटी काउंसिल में इन 5 देशों को, इसको अल्बानिया को, ब्राज़ील को, गैबोन को, घाना को और यूएई को, 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र UNSC में इसको
यूएनएससी भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 5 अस्थायी देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, इनका कार्यकाल जो होगा वो कब से होगा, 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023, यानी 2 वर्ष के लिए होगा। 1 जनवरी 2022 से, ठीक है, कितने साल के लिए, 2 साल, 2 वर्ष के लिए इनको अस्थायी तौर पे सदस्य के रूप में चयनित किया गया। ठीक है, ये हमें याद रखना है क्योंकि इसी से प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। यह सुरक्षा परिषद जो है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 सदस्य जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 सदस्य अस्थायी होते हैं और 10 सदस्य जो है अस्थायी होते हैं। यह 10 सदस्य जो है यह 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और ये 5 सदस्य जो हैं ये परमानेंट है। अस्थाई मतलब ये हमेशा बने रहते हैं। ये 5 सदस्य कौन कौन है आप लोगों को पता भी होगा, फिर भी मैं नाम एक बार बता देता हूँ। अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 5 अस्थाई देश हैं और इन्हीं को वीटो पावर मिला हुआ है। मतलब अगर इन 5 में से कोई भी एक ना कह दे तो कोई भी प्रस्ताव स्थगित हो जाता है। यानी 5 में का 5 किसी प्रस्ताव पे हाँ होना चाहिए, तभी वो प्रस्ताव पास हो सकता है। अस्थायी देश ना कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 5 का हाँ करना फर्क पड़ता है। ठीक है, 15 अस्थायी सदस्यों के लिए ये जो 15 में से 5 अस्थायी है और यह जो 10 है, यह 10 के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को आधार बना के प्रत्येक वर्ष इनका चुनाव होता है। मतलब क्या है कि प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष के लिए, जैसे इस साल 5 को चुना गया है, इसके पिछले साल मतलब 2020 में 5 को चुना गया, फिर 2021 में 5 को चुना गया, फिर जब 2022 आएगा तो जो 2020 में 5 चुने गए थे उनका 2 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो उनके स्थान पर नए 5 को चुना जाएगा। और यह क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का मामला क्या है, यह अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अफ्रीकी देश हैं, वहाँ से 5 प्रतिनिधि चुने जाएंगे, पूर्वी यूरोप से 1 प्रतिनिधि चुने जाएंगे, पश्चिमी यूरोप से भी एक प्रतिनिधि, लैटिन अमेरिका या लैतिनी अमेरिका से 2 प्रतिनिधि चुने जाएंगे। वैसे ही एशिया प्रशांत क्षेत्र से प्रतिनिधि चुने जाएंगे। मतलब अलग अलग क्षेत्र से एक देश या उससे अधिक देश को सेलेक्ट अस्थायी तौर पे सदस्य चुनने का प्रावधान है। यानी कोई भी क्षेत्र का प्रतिनिधि छूट न जाए, इसका ध्यान रखा गया है इसमें। ठीक है, और इसीलिए इसको प्रत्येक वर्ष 5 सदस्यों को चुना जाए, क्योंकि हर दूसरे वर्ष 2 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है और 2 साल का अस्थायी देशों का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए 5 अस्थायी देश फिर से सेलेक्ट किए जाए। हाँ, ये क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह से ये प्रश्न बनते हैं और इसमें किसी तरह की गलती नहीं होनी। एक चीज़ और जान लेते हैं इससे जुड़ा हुआ, चुने हुए सदस्य जो हैं अल्बानिया, ब्राज़ील, गेबान, घाना, यूएई, ये सब में से अल्बानिया ही एक ऐसा मात्र देश है जिसका यूएन के सुरक्षा परिषद में अस्थायी देश के रूप में पहली बार सदस्य के रूप में इसका चुनाव हुआ है। अल्बानिया का अस्थायी सदस्य के रूप में पहली बार चुनाव। इसके अलावा ब्राज़ील हुआ, गेबान हुआ, घाना हुआ, यूएई हुआ, कई बार चुने गए। ठीक है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार चुने गए। लेकिन जैसे कि ब्राज़ील है 10 बार चुना जा चुका है। ठीक है, गेबान और घाना है ये 3-3 बार चुने जा चुके हैं। यूएई है वो 1 बार पहले भी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। लेकिन अल्बानिया जो है ये पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य, तो ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो गलती नहीं करनी है, चीज़ों को याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं। अगर इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको इस टॉपिक पे कोई चीज़ नहीं समझ में आया है तो भी बताएं, अगर कुछ नया जानना हो तो भी बताएं, या कोई नया टॉपिक जिसके बारे में आप जानने को लेकर उत्सुक हैं या जानना चाहते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम बताएं, हम उस टॉपिक को अपने क्लास में शामिल कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।